वेलकम टू द करंट अफेयर्स हाइब्रिड ऑडियो बुक सीरीज। इस सीरीज में हम विजन आईएएस मंथली मैगजीन से यूपीएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट करंट डेवलपमेंट्स को कवर करेंगे। यू आर वाचिंग यूपीएससी सिविल 360। जस्ट प्लग इन एंड स्टे यूपीएससी रेडी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम द ऑगस्ट मंथली मैगजीन ऑफ विजन आईएएस। सो लेट्स डाइव डीप इनटू द टॉपिक। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की, इंडिया स्पेस प्रोग्राम। हाल ही में लोकसभा में विकसित भारत बाय 2047 को लेकर एक डिस्कशन हुआ और उसमें स्पेस प्रोग्राम के क्रिटिकल रोल पर खास जोर दिया गया। हाँ बिल्कुल। और इसमें भारत को विश्व बंधु भारत के रूप में भी हाईलाइट किया गया। इसका एक ताज़ा एग्जाम्पल एक्सियोम 4 मिशन पर आईएसएस जाने वाले भारत के पहले एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला भी हैं। है ना। हाँ सही कहा। और ये जो चर्चा थी वो इसी बात पर फोकस थी कि कैसे स्पेस टेक्नोलॉजी आप कह सकते हैं भारत के डेवलपमेंट के लिए एक बहुत ज़रूरी टूल बन गई है। इसका असर मतलब कई सेक्टर्स में दिख रहा है। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं? बिल्कुल। जैसे एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी को ही लें। हमारे यहाँ अनियमित मानसून और कम प्रोडक्टिविटी जैसी चैलेंजेस हैं, तो इसमें इनसैट 3D 3DR जैसे सैटेलाइट्स मौसम का एक्यूरेट डेटा और मानसून फोकास्ट देते हैं। और दूसरी तरफ रिसोर्स सैट सीरीज है जो फसल की निगरानी, सॉइल हेल्थ असेसमेंट में मदद करती है। इससे वो जो कहते हैं प्रिसिजन एग्रीकल्चर, मतलब बिल्कुल सटीक खेती, वो पॉसिबल हो पाती है। अच्छा, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इसका क्या रोल है? आजकल पीएम गति शक्ति की बहुत बात होती है। हाँ, पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान वो एक बहुत अच्छा उदाहरण है। इसमें आईएसआरओ की हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी का इस्तेमाल हो रहा है मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की इंटीग्रेटेड प्लानिंग के लिए, मतलब रोड, रेल, पोर्ट्स सबको एक साथ प्लान करने में। इससे प्रोजेक्ट डिलेज और कॉस्ट ओवररन्स दोनों काम होते हैं। सही। और इसी तरह डिजास्टर मैनेजमेंट में भी डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट यानी डीएमएस प्रोग्राम है आईएसआरओ का। ये रियल टाइम निगरानी, अर्ली वार्निंग और डैमेज असेसमेंट ये सब देता है, जो किसी भी आपदा के समय बहुत क्रूशियल होता है। ये तो हुए सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाले पहलू। नेशनल सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिहाज से क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए रीसैट सैटेलाइट्स हैं जो हर मौसम दिन रात सर्वेलेंस कर सकते हैं। फिर GS7 है, रुक्मिनी, नेवी के लिए डेडिकेटेड कम्युनिकेशन सैटेलाइट। और मिशन शक्ति तो याद ही होगा, ASR टेस्ट जिसने स्पेस में भारत की डिटर्नेंस कैपेबिलिटी, मतलब प्रतिरोधक क्षमता स्थापित की। हाँ, वो तो एक लैंडमार्क अचीवमेंट थे। और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करें तो अमेरिका की GPS पर डिपेंडेंसी कम करने के लिए भारत का अपना नाविक है, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। ये स्ट्रेटेजिक यूजर्स के साथ साथ सिविलियन यूजर्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब एप्लीकेशंस की लिस्ट तो काफी लंबी है। क्लाइमेट चेंज, हेल्थ केयर, एजुकेशन, गवर्नेंस, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, शायद ही कोई फील्ड बचा हो। हाँ बिल्कुल। क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट में इसरो नासा का जॉइंट निसार मिशन है जो पृथ्वी के इकोसिस्टम्स, आइस मास चेंज, नेचुरल हैजर्ड्स, इन सब का अध्ययन करेगा। हेल्थ केयर में इसरो का टेलीमेडिसिन नेटवर्क दूर दराज के इलाकों में क्वालिटी हेल्थ केयर पहुंचाने में मदद कर रहा है। एजुकेशन में EDUSAT मतलब GSAT-3 सैटेलाइट एजुकेशनल प्रोग्राम्स और इंटरैक्टिव डिस्टेंस लर्निंग को इनेबल करता है। अच्छा। गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी के लिए जैसे MGNREG एक ऐसी योजनाओं में एसेट्स की जियो टैगिंग के लिए सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग हो रहा है। और वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए भुवन SRIST जियो पोर्टल है जो वाटरशेड मैनेजमेंट प्लानिंग में सैटेलाइट डेटा यूज करता है। ये सब तो हो गए नेशनल लेवल बेनिफिट्स, लेकिन शुरू में आपने विश्व बंधु भारत का जिक्र किया था। भारत का स्पेस प्रोग्राम ग्लोबल कोऑपरेशन को कैसे प्रमोट कर रहा है? Here's where it gets really interesting. हाँ, ये एक फैसिनेटिंग पहलू है। भारत की स्पेस प्रोग्रेस असल में ग्लोबल कोलैबोरेशन को भी बढ़ावा दे रही है। निसार जैसे प्रोजेक्ट्स वो दुनिया के साथ एक तरह का साइंटिफिक हैंडशेक हैं। रीजनल लीडरशिप की बात करें तो साउथ एशिया सैटेलाइट GSAT-9 का लॉन्च और पड़ोसी देशों के साथ नाविक सर्विसेज शेयर करना, ये इसके उदाहरण है। और डेटा शेयरिंग भी हो रही है? बिल्कुल। भारत अपनी एक्सपर्टीज और डेटा भी शेयर कर रहा है। जैसे चंद्रयान 3 का डेटा प्रदान पोर्टल पर पब्लिकली अवेलेबल कराया गया है। कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए UNIT जैसे इनिशिएटिव्स हैं जिनके जरिए नैनो सैटेलाइट डेवलपमेंट पर इंटरनेशनल ट्रेनिंग दी जा रही है। और कॉस्ट इफेक्टिवनेस तो भारत की पहचान ही बन गई है स्पेस सेक्टर में। हाँ वो तो है ही। मार्स ऑर्बिटर मिशन मॉम दुनिया का सबसे किफायती इंटरप्लैनेटरी मिशन था और भारत ने अब तक 34 देशों के 400 से ज्यादा फॉरेन सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। इसके साथ ही भारत एक रिस्पॉन्सिबल स्पेस प्लेयर भी है। 2030 तक डेब्री फ्री स्पेस मिशंस DFSM के प्रति कमिटमेंट दिखाई है। और ह्यूमैनिटेरियन एड में भी ISRO इंटरनेशनल कोसपास सारसैट सर्च एंड रेस्क्यू सिस्टम का मेंबर है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। तो इस तेज ग्रोथ के पीछे रीसेंट पॉलिसी इंटरवेंशंस क्या रही हैं? मतलब सरकारी नीतियां और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क का क्या रोल रहा है? देखिए, पिछले कुछ सालों में काफी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है इंडिया स्पेस पॉलिसी 2023। इसने स्पेस इकोनॉमी की पूरी वैल्यू चेन में
प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को मतलब बहुत इंकरेज किया है। और एफडीआई वगैरह का क्या सीन है? एफडीआई और स्टार्टअप इकोसिस्टम को भी बूस्ट मिला है। स्पेस कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए ऑटोमेटिक रूट के तहत 100% एफडीआई अलाउ किया गया है और इसी का नतीजा है कि आज 300 से ज्यादा स्पेस स्टार्टअप्स उभर चुके हैं। इंस्टीट्यूशंस भी नए बने हैं। हाँ, एक नया इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क भी है, NSIL यानी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो इसरो की कमर्शियल आर्म है, और IN स्पेस, जो प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी के लिए एक सिंगल विंडो फैसिलिटेटर का काम कर रहा है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं? What's the bigger picture? If we connect this to the bigger picture, तो भारत का स्पेस प्रोग्राम, नेशनल डेवलपमेंट, ग्लोबल कॉपरेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन सब का एक की ड्राइवर है और 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी BAS बनाने और 2040 तक मैन्ड लूनार मिशन जैसे एम्बिशियस गोल्स के साथ भारत विकसित भारत एट 2047 के विजन को पूरा करते हुए स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक ग्लोबल लीडर के रूप में उभर रहा है। स्पेस में प्राइवेट पार्टिसिपेशन की बात हुई तो अब इसी से जुड़ा एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। जी। भारत का पहला फुली इंडिजिनस कमर्शियल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी EOSS। हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है। पिक्सल स्पेस इंडिया के नेतृत्व वाले एक कंसोर्शियम ने आइन स्पेस का प्रपोजल जीता है। ये कंसोर्शियम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मतलब PPP मॉडल के तहत भारत का पहला कमर्शियल EOS बनाएगा और ऑपरेट करेगा। इस कंसोर्शियम में और कौन-कौन है? इसमें पिक्सल स्पेस इंडिया लीड है और साथ में पियरसाइट स्पेस, सैट्स्योर एनालिटिक्स इंडिया और ध्रुवा स्पेस जैसी कंपनियां शामिल हैं। और ये PPP मॉडल की खास बात क्या है और ये जीरो कॉस्ट बिड क्या चीज है? हाँ, ये जीरो कॉस्ट बिड काफी दिलचस्प है। इस मॉडल में प्राइवेट सेक्टर AIOS को डिजाइन, बिल्ड और ऑपरेट करेगा और सरकार स्ट्रेटेजिक, टेक्निकल, पॉलिसी सपोर्ट देगी। लेकिन जीरो कॉस्ट बिड का मतलब है कि ये कंसोर्टियम इस प्रोजेक्ट के लिए जरूरी 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा का पूरा इन्वेस्टमेंट खुद करेगा। सरकार ने जो 350 करोड़ तक के सपोर्ट का ऑफर दिया था उसे इन्होंने नहीं लिया है। अच्छा, ये तो प्राइवेट सेक्टर के कॉन्फिडेंस को दिखाता है। बिल्कुल। और ये जो कॉन्स्टलेशन बनेगा ये कैसा होगा? इसमें टेक्नोलॉजी कैसी होगी? प्लान ये है कि अगले 5 सालों में 12 स्टेट ऑफ द आर्ट EO सैटेलाइट्स का एक बेड़ा मतलब एक फ्लीट लॉन्च किया जाएगा। इनमें एडवांस सेंसर्स होंगे जैसे पैनक्रोमैटिक, मल्टीस्पेक्ट्रल, हाइपरस्पेक्ट्रल और माइक्रोवेव सिंथेटिक एपर्चर रडार यानी SAR। ये सेंसर्स बहुत डिटेल्ड और अलग अलग तरह का डेटा कलेक्ट कर पाएंगे जिससे एनालिसिस रेडी डेटा, ARD और वैल्यू एडेड सर्विसेज दी जा सकेंगी। आम श्रोताओं के लिए थोड़ा ये समझाएंगे कि ये अर्थ ऑब्जर्वेशन यानी EO सैटेलाइट्स असल में करते क्या हैं और इनके एप्लीकेशंस क्या हैं? जरूर। EO सैटेलाइट्स को अर्थ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स भी कहते हैं। इनका मेन काम है पृथ्वी की सरफेस और एटमॉस्फेयर के फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल और ह्यूमन सिस्टम्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, वो भी बिना डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के। ठीक है। और इस प्रपोज्ड EOS के एप्लीकेशंस बहुत डाइवर्स होंगे, जैसे क्लाइमेट चेंज मॉनिटरिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट में बाढ़, सूखा, भूकंप की प्रिडिक्शन और मॉनिटरिंग, एग्रीकल्चर में फसल का अनुमान, बीमारी का पता लगाना, उपज का आकलन, नेशनल सिक्योरिटी के लिए हाई क्वालिटी जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस, नेशनल रिसोर्स मैनेजमेंट, फॉरेस्ट्री, वाटर मैपिंग, मिनरल मैपिंग और स्पेशल प्लानिंग, अर्बन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। स्पेस सेक्टर में ये प्राइवेट पार्टिसिपेशन यकीनन एक बड़ा कदम है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? मतलब भारत की स्पेस इकोनॉमी और आत्मनिर्भरता के लिए इसके क्या मायने हैं? Here's where it gets really interesting. What's fascinating here is इसके कई इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशंस हैं। पहला, ये भारत की स्पेस इकोनॉमी को जबरदस्त बूस्ट देगा। टारगेट है कि 2033 तक इसे $8.4 बिलियन से बढ़ाकर $44 बिलियन तक ले जाना और ग्लोबल मार्केट शेयर को मौजूदा 2% से 8% तक करना। वाह! दूसरा, ये इनोवेशन को ड्राइव करता है। प्राइवेट कंपनीज अक्सर नई टेक्नोलॉजी और एजाइल अप्रोच लाती हैं, जैसे पिक्सल का फायरफ्लाई कॉन्स्टेलेशन। तीसरा, इससे ISRO को एडवांस्ड R&D और कॉम्प्लेक्स इंटरप्लैनेटरी मिशंस पर फोकस करने का मौका मिलेगा, जो आत्मनिर्भर भारत के गोल को सपोर्ट करता है। जॉब्स भी तो क्रिएट होंगी। बिल्कुल। चौथा, ये हाई स्किल्ड जॉब्स क्रिएट करता है और ब्रेन ड्रेन रोकने में भी मदद कर सकता है। और आखिर में, ये डेटा सॉवरेंटी सुनिश्चित करके स्ट्रेटेजिक सेल्फ रिलायंस को बढ़ाता है। आज 300 से ज्यादा स्पेस स्टार्टअप्स हैं, तो भारत ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में एक मेजर प्लेयर बनने की राह पर है। सरकार की कौन सी इनिशिएटिव्स इसे सपोर्ट कर रही हैं? कौन सी पहलें हैं जो इस प्राइवेट पार्टिसिपेशन को पुश कर रही हैं? सरकार ने इस दिशा में कई पहले की हैं। एक तो है IN स्पेस, जो 2020 में बनी। ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के तहत एक ऑटोनोमस नोडल एजेंसी है जो प्राइवेट स्पेस एक्टिविटीज को प्रमोट, ऑथोराइज और रेगुलेट करती है। फिर इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 है, जो क्लियर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और पॉलिसी स्टेबिलिटी देती है। स्पेस स्टार्टअप्स को फाइनेंस करने के लिए 1000 करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड भी है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हो रहा है। हाँ, इन स्पेस ने इसरो की 10 टेक्नोलॉजीज को इंडस्ट्रीज में ट्रांसफर करने में मदद की है। और लिबरलाइज्ड FDI पॉलिसी है, जिसमें स्पेस सेक्टर में 100% तक FDI अलाउ है, ताकि इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट और कोलैबोरेशन अट्रैक्ट हो सके। लेकिन चैलेंजेस भी तो होंगे। क्या कुछ बड़ी चुनौतियां हैं इस रास्ते में? हाँ, चुनौतियां तो हैं। एक बड़ी चुनौती है कॉम्प्रहेंसिव स्पेस लेजिस्लेशन का न होना, मतलब एक विस्तृत अंतरिक्ष कानून की कमी।
इससे लीगल एम्बिग्यूटी पैदा होती है, खासकर स्पेस टेक्नोलॉजीज के ड्यूअल यूज नेचर और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आईपीआर को लेकर। अच्छा। फिर ऑपरेशनल हर्डल्स भी हैं, जैसे रेगुलेटरी ट्रांजिशन और मल्टीपल मिनिस्ट्रीज से अप्रूवल्स में देरी। टेक्नोलॉजिकल बॉटलनेक्स भी हैं। प्राइवेट सेक्टर, खासकर अपस्ट्रीम सेगमेंट में, मतलब सैटेलाइट बनाना और लॉन्च करना, अभी नेसेंट स्टेज में है और इंपोर्ट डिपेंडेंस काफ़ी है। और मार्केट डायनामिक्स? हाँ, मार्केट डायनामिक्स भी एक फैक्टर है। डाउनस्ट्रीम सेक्टर यानी सर्विसेज वाला हिस्सा इकोनॉमी का करीब 80% है, जबकि अपस्ट्रीम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और डेवलप होने की ज़रूरत है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? निष्कर्ष क्या है? इस पीपीपी मॉडल का फ्यूचर क्या लगता है? इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, पिक्सल के नेतृत्व वाला ईओएस भारत के स्पेस सेक्टर में पब्लिक प्राइवेट सिनर्जी के एक नए दौर का सिंबल है। विकसित भारत के विजन को पाने के लिए सस्टेन पॉलिसी सपोर्ट, कैपेसिटी बिल्डिंग और ग्लोबल कोलैबोरेशंस बहुत जरूरी हैं, ताकि भारत न सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करे, बल्कि स्पेस बेस्ड सॉल्यूशंस का एक मेजर एक्सपोर्टर भी बने। चलिए अब थोड़ा सब्जेक्ट बदलते हैं। इसरो पृथ्वी पर ही अंतरिक्ष जैसे हालात सिमुलेट कर रहा है। होप मिशन के बारे में बात करते हैं। हाँ, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव है। इसरो ने लद्दाख की त्सोकार वैली में हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन यानी होप एस्टैब्लिश किया है। इसे इसरो की ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर यानी HSFC ने इंडस्ट्री और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर शुरू किया है। ये फैसिलिटी कैसी है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसमें क्रू के रहने के लिए एक हैबिटेट मॉड्यूल है और ऑपरेशंस के लिए एक यूटिलिटी मॉड्यूल, जो आपस में कनेक्टेड हैं। मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं मून और मार्स जैसे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट्स को सिमुलेट करना और एक्सट्रीम स्पेस लाइक कंडीशंस में ह्यूमन सर्वाइवल, हेल्थ प्रोटोकॉल्स और इक्विपमेंट को टेस्ट करना। रिसर्च फोकस क्या रहेगा? रिसर्च फोकस रहेगा एपिजेनेटिक्स, जीनोमिक्स, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, माइक्रोबियल एनालिसिस वगैरह पर। और सोकार वैली ही क्यों? व्हाट्स स्पेशल अबाउट दैट साइट? सोकार वैली को इसके मार्स जैसे कंडीशंस के लिए चुना गया है। यहाँ हाई यूवी रेडिएशन है, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक्सट्रीम कोल्ड और सेलीन परमाफ्रॉस्ट पाया जाता है। ये दुनिया भर में चल रहे एनालॉग मिशंस, जैसे यूएस का मार्स डेजर्ट रिसर्च स्टेशन है, उसी ग्लोबल ट्रेंड का हिस्सा है, जो लॉन्ग ड्यूरेशन ह्यूमन स्पेस मिशंस की तैयारी के लिए जरूरी है। इसका भारत के एम्बिशियस गगनयान मिशन से भी सीधा कनेक्शन है ना? बिल्कुल। गगनयान का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट करना है। इसमें 3 मेंबर्स के क्रू को 400 किलोमीटर्स की ऑर्बिट में 3 डे मिशन के लिए लॉन्च करना और उन्हें सेफली पृथ्वी पर वापस लाना शामिल है। इसके लिए LVM-3 रॉकेट यूज होगा और इसमें कई प्लान माइलस्टोन्स हैं, जैसे इंटीग्रेटेड एयरड्रॉप टेस्ट्स, टेस्ट व्हीकल मिशंस, पैड अबॉर्ट टेस्ट्स, अनमैन्ड फ्लाइट्स और फिर फाइनली मैन्ड फ्लाइट। होप जैसे मिशन गगनयान और फ्यूचर ह्यूमन मिशंस के लिए इंपॉर्टेंट डेटा और एक्सपीरियंस देंगे। और फ्यूचर लूनर मिशंस के लिए इसरो को और बड़े रॉकेट्स की जरूरत होगी। LMV के बारे में कुछ बताइए। हाँ, फ्यूचर मिशंस, खासकर चंद्रमा पर इंसान भेजने जैसे गोल्स के लिए हमें करंट रॉकेट से ज्यादा पावरफुल लॉन्च व्हीकल्स चाहिए होंगे। इसी कड़ी में इसरो का सबसे हैवी रॉकेट लूनर मॉड्यूल लॉन्च व्हीकल LMLV 2035 तक तैयार होने की उम्मीद है। ये नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल NGLV का एक एडवांस्ड वर्जन होगा, करीब 40 मंजिला इमारत जितना ऊंचा। ओह! इसका मेन पर्पस लूना मिशंस को एनेबल करना है, जिसमें 2040 तक प्लान्ड भारत का पहला मानव मिशन भी शामिल है। इसकी पेलोड कैपेसिटी लो अर्थ ऑर्बिट LEO में 80 टन या मून तक करीब 27 टन ले जाने की होगी। ये एक 3 स्टेज व्हीकल होगा, जिसके पहले 2 स्टेजेस में लिक्विड प्रोपेलेंट और तीसरे स्टेज में क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट यूज होगा। क्या हम क्विकली इसरो के करंट मेन लॉन्च व्हीकल्स को रिकैप कर सकते हैं, लिसनर्स के लिए एक क्विक रिमाइंडर? जरूर। इसरो के पास करंटली कई ऑपरेशनल लॉन्च व्हीकल्स हैं। पहला, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये इसरो का रिलायबल वर्कहॉर्स है। मेनली पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स में सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए यूज होता है। चंद्रयान 1, मॉम इसी से गए थे। दूसरा, GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये मेनली 2 टन क्लास के कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट GTO में लॉन्च करने के लिए डिजाइंड है। तीसरा, LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ये इंडिया का हेवीएस्ट ऑपरेशनल लॉन्च व्हीकल है। ये 4 टन क्लास के सैटेलाइट्स GTO तक या करीब 10 टन LEO तक ले जा सकता है। चंद्रयान 2 और 3 इसी से लॉन्च हुए थे। इसे फ्यूचर में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS के मॉड्यूल्स लॉन्च करने के लिए भी प्रपोज किया गया है। और चौथा, SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये छोटे सैटेलाइट्स 10 से 500 kg को LEO में लॉन्च करने के लिए है। ये लॉन्च ऑन डिमांड कैपेबिलिटी देता है और इसमें ऑल सॉलिड प्रोपल्शन है। चलिए अब स्पेस से थोड़ा हटकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के फील्ड की ओर बढ़ते हैं, खासकर इसके रेगुलेशन पर। UE ने एक नया वॉलंटरी कोड इंट्रोड्यूस किया है। हाँ, Amazon, Google, Microsoft समेत 26 मेजर टेक कंपनीज ने वॉलंटरली UE कमीशन के AI कोड ऑफ प्रैक्टिस ऑन जनरल पर्पस AI GPAI पर साइन किया है। ये कोड वॉलंटरी है, लेकिन माना जा रहा है कि इसे साइन करने वालों को फ्यूचर में आने वाले बाइंडिंग EU AI एक्ट को कंप्लाई करने में आसानी होगी। इसके फोकस एरियाज क्या हैं? इसके 3 मेन चैप्टर्स हैं: ट्रांसपेरेंसी, कॉपीराइट और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी।
और ये बाइंडिंग EU AI एक्ट क्या है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? EU AI एक्ट दुनिया का पहला कॉम्प्रिहेंसिव AI लॉ बनने जा रहा है। ये रिस्क बेस्ड अप्रोच अपनाता है, मतलब हायर रिस्क AI एप्लीकेशंस पर स्ट्रिक्टर रूल्स होंगे और लोअर रिस्क वालों पर लाइटर रूल्स। इसका एम GDPR की तरह AI के लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट करना है। नॉन कॉम्प्लायंस पर कंपनी के ग्लोबल टर्नओवर का 7% तक फाइन लग सकता है। काफी बड़ा फाइन है। क्या इस वॉलंटरी कोड को लेकर इंडस्ट्री में कुछ कंसर्न्स भी हैं? हाँ, कुछ चिंताएं जरूर हैं। इंडस्ट्री को लगता है कि ये वॉलंटरी कोड लीगल अनसर्टेनिटीज पैदा कर सकता है और शायद AI एक्ट के स्कोप से भी आगे जा सकता है। साथ ही पोटेंशियल रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन्स यूरोप की AI कॉम्पिटिटिवनेस को अफेक्ट कर सकते हैं। दिस रेजेस एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इनोवेशन और रेगुलेशन के बीच सही बैलेंस कैसे बने। बिल्कुल। अब एक ऐसी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं जो साइंस फिक्शन से हकीकत बन रही है, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस, BCI। इसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है? हाल ही में स्टैनफोर्ड के साइंटिस्ट ने एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड BCI डेवलप किया है। ये डिवाइस सिर्फ तभी थॉट्स को टेक्स्ट या ऑडियो में डिकोड करता है जब यूजर एक मेंटल पासवर्ड प्रोवाइड करता है। ये यूजर प्राइवेसी बढ़ाने की दिशा में एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये BCIs असल में काम कैसे करते हैं? कैन यू एक्सप्लेन इन सिंपल टर्म्स? BCI एक सिस्टम है जब ब्रेन और एक एक्सटर्नल डिवाइस जैसे कंप्यूटर या प्रोस्थेटिक लिम्ब के बीच डायरेक्ट कम्युनिकेशन इनेबल करता है। ये मस्कुलर कंट्रोल को बाईपास करता है। ये ब्रेन से जनरेट होने वाले न्यूरल सिग्नल्स को कैप्चर करता है, उन्हें प्रोसेस करता है और फिर उन्हें कमांड्स में ट्रांसलेट करता है जिन्हें एक्सटर्नल डिवाइस समझ सके और एक्ट कर सके। मतलब सिर्फ सोचकर डिवाइसेस को ऑपरेट किया जा सकता है। सिग्नल्स कैप्चर करने के लिए या तो इम्प्लांट्स यूज होते हैं या फिर वेरेबल सेंसर्स। इसके पोटेंशियल एप्लीकेशंस क्या हैं? Here's where it gets really interesting. ये तो वाकई फ्यूचर की टेक्नोलॉजी लगती है। एप्लीकेशंस काफी डाइवर्स और रेवोल्यूशनरी हो सकते हैं। मेडिकल फील्ड में पैरालिसिस, ALS या स्ट्रोक पेशेंट्स के लिए मोबिलिटी और कम्युनिकेशन रिस्टोर करने में मदद कर सकता है। मेंटल वेलनेस में मेंटल हेल्थ मैनेजमेंट के लिए फीडबैक प्रोवाइड कर सकता है। गेमिंग और इंडस्ट्री में इमर्सिव एक्सपीरियंसेस और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स इनेबल कर सकता है। और कॉग्निटिव एनहांसमेंट पोटेंशियली मेमोरी, अटेंशन, डिसीजन मेकिंग इंप्रूव कर सकता है। हालांकि ये अभी रिसर्च का विषय है। लेकिन इस पावरफुल टेक्नोलॉजी से सीरियस कंसर्न्स भी जुड़े होंगे। बिल्कुल, चिंताएं भी उतनी ही सीरियस हैं जितनी पॉसिबिलिटीज एक्साइटिंग हैं। पहला, साइबर सिक्योरिटी का खतरा। ब्रेन टैपिंग यानी थॉट्स को इंटरसेप्ट करना, माइंड कंट्रोल अटैक्स और AI कंपोनेंट्स पर एडवर्सरियल अटैक्स का रिस्क है। बाप रे। दूसरा, प्राइवेसी। सेंसिटिव न्यूरल डेटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाना बहुत बड़ी चैलेंज है। हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स, ये मोस्ट प्राइवेट डेटा है। तीसरा, कॉग्निटिव लिबर्टी, व्यक्ति के मेंटल, सेल्फ डिटर्मिनेशन और फ्रीडम ऑफ थॉट के लिए खतरा। क्या फ्यूचर में हमारे थॉट्स पढ़े या इन्फ्लुएंस किए जा सकेंगे? ये सवाल उठता है। ये तो बहुत गंभीर बात है। चौथा, हेल्थ एंड रेगुलेशन। लॉन्ग टर्म हेल्थ इंपैक्ट्स अभी क्लियर नहीं है और स्टैंडर्डाइज्ड रूल्स और एथिकल गाइडलाइंस की कमी है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इन कंसर्न्स को एड्रेस करने और इस टेक्नोलॉजी का रिस्पॉन्सिबल यूज इंश्योर करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? आगे का रास्ता क्या है? ओके, चलिए अब अंत में कुछ और इंटरेस्टिंग टेक अपडेट्स पर क्विकली नजर डालते हैं। पहला, फास्टैग एनुअल पासेस। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने फास्टैग एनुअल पास फैसिलिटी शुरू की है। कॉस्ट है 3000 रुपए पर ईयर या 200 टोल प्लाजा क्रॉसिंग्स विच एवर इज अर्लियर। बेनिफिट ये है कि बार बार रिचार्ज की जरूरत खत्म। फास्टैग बेसिक्स तो पता ही है, RFID टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, मैनेज्ड बाय NPCI एंड NHAI। और महाराष्ट्र हाइपरलूप पर विचार कर रहा है। ये तो काफी फ्यूचरिस्टिक लगता है। हाँ, महाराष्ट्र ने IIT मद्रास के स्टार्टअप TUTR हाइपरलूप प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक हाइपरलूप सिस्टम बनाने के लिए डील की है। राउट होगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, नवी मुंबई से अपकमिंग वादावन पोर्ट, पालगढ़ तक। हाइपरलूप टेक्नोलॉजी, ये कॉन्सेप्ट 2013 में इलॉन मस्क ने प्रपोज किया था। अल्ट्रा हाई स्पीड रेल के लिए ओपन सोर्स कॉन्सेप्ट है। काम कैसे करता है ये? इसमें पॉड्स लो प्रेशर ट्यूब्स के अंदर मैग्नेटिक लेविटेशन मैगलेव यूज करके अल्ट्रा हाई स्पीड्स पर ट्रैवल करते हैं और लीनियर इंडक्शन मोटर्स LIM से प्रोपेल होते हैं। थियोरेटिकल स्पीड 1200 किलोमीटर तक हो सकती है। वाओ, इसके एडवांटेजेस और चैलेंजेस क्या हैं? अंत में अल्ट्रा हाई स्पीड जैसे मुंबई पुणे सिर्फ 25 मिनट में, एनर्जी एफिशिएंसी और लॉजिस्टिक्स में रेवोल्यूशन लाने की पोटेंशियल है। लेकिन चैलेंजेस भी बहुत बड़े हैं। ये अभी कंसेप्चुअल टेक्नोलॉजी है, लार्ज स्केल टेस्टिंग और इंप्लीमेंटेशन बाकी है। कॉस्ट बहुत हाई होने की पॉसिबिलिटी है, सेफ्टी कंसर्न्स है, एवैक्यूएशन, फायर रिस्क्स, लॉन्ग ट्यूब्स में वैक्यूम मेंटेन करना एक मेजर इंजीनियरिंग चैलेंज है और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी अभी नहीं है। सही। अंत में हेल्थ रेगुलेशन से रिलेटेड कुछ SHIREST इनिशिएटिव, ये क्या है? यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स यानी
SHRESTH लॉन्च किया है। इसे सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO ने प्रपोज किया है। एम है पूरे भारत में स्टेट ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज के परफॉर्मेंस को बेंचमार्क करना और स्ट्रेंथन करना, ताकि मेडिसिन की सेफ्टी और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इंश्योर हो सकें। असेसमेंट पैरामीटर्स 5 की थीम्स पर बेस्ड हैं: ह्यूमन रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइसेंसिंग एक्टिविटीज, सर्विलेंस एक्टिविटीज और रिस्पॉन्सिवनेस। इससे पहले कि हम समाप्त करें, विचार करने के लिए एक अंतिम बात। जैसे जैसे BCI और एडवांस्ड AI जैसी टेक्नोलॉजीज हमारे जीवन में अधिक एकीकृत होती जा रही हैं, हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि इनोवेशन हमारे मौलिक अधिकारों और स्वायत्तता से समझौता किए बिना मानवता की सेवा करे? इस पर विचार कीजिएगा। ये था आज का ऑडियो बुक डिस्कशन फ्रॉम विजन IAS मंथली मैगजीन। अगर आपको ये फॉर्मेट हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और एस्पिरेंट्स भी बेनिफिट ले सकें, बिकॉज गॉड हेल्प दोज हु हेल्प अदर्स। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जहां आपको कई अन्य स्टैंडर्ड बुक्स की ऑडियो समरी और नोट्स मिलेंगी। हमारी कोशिश है कि आप कहीं भी कभी भी सुन के अपनी तैयारी जारी रख सकें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।